नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब देश और प्रदेश में हालात काबू में होते हुए दिख रहे हैं। अब ताजा आंकड़ों की अगर हम बात करें तो लगातार दूसरे दिन भी 1 लाख से कम नए मामले हैं। कोरोना की घटती हुई रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में छूट को बढ़ाया है। अगर हम हरियाणा की भी बात करें तो बाजार से लेकर के मॉल और होटल, रेस्टोरेंट, इन सभी को खोलने की छूट नियमों के साथ हैं। इसलिए अब शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेंटर्स को भी खोलने की मांग उठने लगी है। दरअसल प्रतियोगी छात्रों को भर्ती की उम्र निकलने का डर सता रहा है और इसलिए अब जल्द से जल्द कोचिंग सेंटर खोलने की मांग इन प्रतियोगी छात्रों की तरफ से की गई है। तो बड़ी बहस में आज सबसे पहले हम आपको 4 जिलों की अलग अलग तस्वीरों को दिखाएंगे जहां पर स्टूडेंट ने आज मुख्यमंत्री के नाम इन ज्ञापन को सौंपा है। ये तस्वीरें सबसे पहले आप देखें, कैथल, सोनीपत, फतेहाबाद और करनाल, जहां पर उपायुक्त के माध्यम से ये ज्ञापन सौंपे गए मुख्यमंत्री के नाम। और शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेंटर खुलने चाहिए, चूंकि इसमें अभ्यर्थी, खासतौर से वो परीक्षार्थी जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होना है, उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि 2 साल लगातार आप देख रहे हैं कि कोरोना काल के बीच में शैक्षणिक संस्थानों के ऊपर इसका खासा असर रहा है। और चूंकि एज लिमिट होती है इन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो ऐसे में वो एज लिमिट निकलने की वजह से भी ये छात्र परेशान हैं और उनकी डिमांड यह है कि कोचिंग सेंटर को खोला जाना चाहिए। और इसलिए आप देखें कि 4 अलग अलग जगहों पर इस तरीके से आज इन प्रतियोगी छात्राओं के द्वारा या छात्रों के द्वारा ये ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए हैं। तो सभी बच्चे चाहते हैं कि भी शिक्षण संस्थान जल्दी जल्दी खोले जाएं, क्योंकि अब हर जगह स्थिति सामान्य हो चुकी है। दुकानें, किराने की दुकानें, हर जगह हर चीज़ खुल गई है, लेकिन शिक्षण संस्थान क्यों नहीं खुल रहे। तो हम आज यही अपील लेके आए हैं डीसी साहब के पास कि हमारे जल्दी जल्दी शिक्षण संस्थान खोले जाएँ, और ये हमारी आज यही अपील है। आज देखा जाए तो सारी चीज़ें खुल चुकी है, सिर्फ स्कूल और कॉलेज को ही नहीं खोला जा रहा है इस टाइम पे। तो अगर चाहे तो सरकार ओड इवन का या 50% स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ सिस्टम लगा के क्लासेस को दोबारा स्टार्ट कर सकती है। तो मेरी सरकार से अपील है कि सेंटर स्कूल को जल्दी से जल्दी ओपन किया जाए ताकि हम अपनी स्टडी पे फोकस कर सकें। पिछले 1-1.5 साल से जैसे कोरोना काल चल रहा है और कोरोना की वजह से न तो कोई भर्ती हुई है और जैसे जैसे आ रहा है और टाइम जा रहा है और न कोई भर्ती हो रही है न कुछ, और उम्र भी निकलती जा रही है, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। शैक्षणिक स्थानों के लिए भी हमारे शैक्षणिक स्थान ओपन किए जाएं और जल्द से जल्द ओपन हो और भर्तियाँ की जाए। जो भी हमें गाइडलाइंस दी जाएगी, हम सारे इतने तो काबिल है कि हम उन गाइडलाइंस को फॉलो कर सके। भी छोटे बच्चे हैं वो फॉलो नहीं कर पाते, हम इतने बड़े हैं कि हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और 1.5 साल से लगातार कोचिंग सेंटर्स वगैरह खुल भी नहीं रहे हैं, भर्तियां भी नहीं हो रही है और हम ओवर एज होते जा रहे हैं, जिससे कि हमारी नौकरियां प्रभावित हो रही है। ये हमारे भविष्य का सवाल है। अगर हम आज ओवर एज हो जाएंगे तो फिर आगे हम कोई फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, अच्छे से हमारी तैयारी भी नहीं हो पाएगी। अगर नौकरियां नहीं मिलेंगी तो हमारा भविष्य खतरे में रहेगा। तो हमारी एक उम्र निर्धारित होती है एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर उम्र निकल जाएगी तो करेंगे क्या। अब कोई एज रिलैक्सेशन तो सरकार ने नहीं दिया कोरोना महामारी के अंतर्गत, तो हम चाहते हैं कि इसको ओपन कर दिया जाए, जिनकी एज हमारी बची हुई कर उन तक तो हम अपना अप्लाई कर सकें। आप किस तरीके से जो प्रतियोगी छात्र हैं वो बहुत परेशान हैं और इस वजह से भी परेशान हैं क्योंकि एज निकल रही है और इस वजह से उनकी तरफ से ये डिमांड लगातार की जा रही है कि शैक्षणिक संस्थानों को खोल देना चाहिए ताकि किसी भी तरह से उनका जो साल है वो खराब ना हो। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के बीच में एज लिमिट एक बहुत बड़ी समस्या है और ऐसे में अगर उनकी एज निकल जाएगी तो फिर उनके सामने क्या ऑप्शन बचेगा, वो क्या करेंगे, इसको लेकर के वो अपनी चिंताओं को जाहिर कर रहे थे। आज कई जगहों की तस्वीरों को हमने आपको दिखाया जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से ये छात्र जो कि कोचिंग सेंटर्स को खोलने की मांग करते हुए, इसकी डिमांड करते हुए ये पत्र आज सौंपने पहुंचे हुए थे अलग अलग जिला मुख्यालयों पर, जहां पर उन्होंने इस सब पत्र को सौंपा है और मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं। चूंकि अब अनलॉक के अंदर जब तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू किया जा रहा है, मॉल, पार्क, बाजार, इन सभी को खोलने की अगर इजाज़त हो गई है तो फिर ये शैक्षणिक संस्थानों को भी खोल देना चाहिए। क्योंकि वैसे ही जो पढ़ाई है वो प्रभावित हुई है कोरोना काल के चलते और ऐसे में अगर शैक्षणिक संस्थान, खासतौर से कोचिंग सेंटर्स को लेकर के ये डिमांड है और अगर वो भी बंद रहेंगे तो फिर उनके सामने समस्या ये होगी कि आखिर फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की वो तैयारी कैसे करें, कैसे इन परीक्षाओं में वो सम्मिलित हों। और अगर फिर उनका चयन नहीं होता है, उनकी उम्र भी निकल रही है, जो कि 2 साल पूरे कोरोना काल के बीच में खराब हो रहे हैं, तो ऐसे में अब इन सारी बातों को लेकर के ये मांग पत्र सौंपा गया है जिसमें एज लिमिट में भी छूट देने की मांग उठाई गई है आज इन छात्रों की तरफ से। चूँकि कहना यह है कि ये 2 साल कोरोना काल के बीच में बेहद
बुरी तरह से उनकी पढ़ाई को प्रभावित किया है, इसलिए उनको एज में भी जो छूट है, जो सहूलियत है वो मिलनी चाहिए और इसी को लेकर के जो ज्ञापन है वो सौंपे गए हैं। अब कुल मिलाकर देखना ये है कि इस पर सरकार का पक्ष क्या होता है, चूँकि सरकार को भी तमाम स्थितियों को देखते हुए फैसला लेना होता है और अब सरकार इस डिमांड्स को कैसे देखेगी, सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज एक बड़ा सवाल बनी हुई हैं, खासतौर से प्रतियोगी छात्रों के लिहाज से अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो। तो आज बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले आज की बड़ी बहस के अहम सवाल, उस पर भी एक नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यह है कि शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर क्या खुलने चाहिए, यह आज की बड़ी बहस का पहला सवाल है, चूंकि छात्रों की तरफ से इसको लेकर के ज्ञापन दिए गए हैं। सवाल दूसरा यह भी है कि कोचिंग संस्थान खुलने से आखिर किसका फायदा होगा, क्योंकि डिमांड कोचिंग संस्थान को खोलने की है। सवाल इस बात का भी है कि प्रतियोगी छात्रों की भर्ती की जो उम्र है अगर वो निकल रही है तो क्या इसमें छूट उनको दी जाएगी, क्योंकि आज इसको लेकर के जो ज्ञापन हैं वो तमाम जिला मुख्यालयों पर आपने देखे हैं कि सौंपे गए हैं और आज इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल मेरे साथ प्रवीण अत्रे जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। प्रवीण जी, आपसे शुरुआत करते हैं, किस तरीके से देखा जाए, चूंकि आज अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम लोग देख रहे थे, कुछ छात्र जो कि एक तो उनकी एज निकल रही है इसको लेकर के परेशान है, दूसरा ये उनका तर्क है कि अगर आप और चीज़ों को अनलॉक कर रहे हैं तो कम से कम कोचिंग सेंटर्स को आप खोल दें। इस डिमांड को कैसे देख रहे हैं और आज जो ज्ञापन सौंपा गया उसको? इसमें दो बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि जो ये मांग हो रही है कि आप बाकी चीजों को खोल रहे हैं तो कोचिंग सेंटर को खोल दें, तो हमें इसके ऊपर थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा। सरकार जैसे जैसे कोरोना के ऊपर काबू पाया जा रहा है उस हिसाब से धीरे धीरे जितनी व्यावसायिक गतिविधियां हैं, दूसरी गतिविधियां हैं, उनको कुछ नियमों, कुछ शर्तों के साथ अनलॉक कर दिया है। लेकिन सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कोरोना पे पूरी तरह से काबू पा लिया जाए। आपको याद होगा जिस वक्त शैक्षणिक संस्थाओं की बात आई थी, विशेष तौर पे स्कूलों की बात आई थी, तब जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने 1 जून को ये बाकायदा स्पष्ट किया था कि 15 जून तक डेट बढ़ाई जा रही है, छुट्टियां एक्सटेंड की जा रही है स्कूलों में। वजह केवल एक थी कि कोरोना पे पूरी तरह से काबू पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एक और बता देता हूँ, कल ही WHO की तरफ से एक एडवाइजरी आई है। WHO तो अपनी एडवाइजरी में ये कह रहा है कि जिस तरह से धीरे धीरे छूट दी जा रही है, धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है, इसके अंदर भी संयम बरतने की आवश्यकता है। हालांकि WHO की तरफ से ये आया कि कोरोना वायरस अभी पूरी तरह से हमारे बीच में से गया नहीं है और वो विशेष तौर पे जो B1617 म्यूटेट की जिसका जिक्र कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा प्रभावी है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो इस वजह से हमें संयम बरतना चाहिए। तो हरियाणा सरकार भी वही कोशिश कर रही है और हम लगातार स्थिति का रिव्यू करते हैं, आकलन करते हैं। जैसे कि 14 जून को इस स्थिति का फिर से आकलन होगा, रिव्यू होगा और उस वक्त जिस तरह की स्थिति सामने आएगी उसके हिसाब से अगला निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आयुष जो ये एज वाली बात कही जा रही है, देखिए कोई भी नौकरी, कोई भी वैकेंसी जब निकलती है ऐसा तो नहीं है क्योंकि विभाग की जरूरत के हिसाब से विभाग अपनी वैकेंसीज जो है उसके लिए सिफारिश करता है कि विभाग को किन किन कर्मचारियों की आवश्यकता है। और ऐसा निश्चित नहीं है कि विभाग को अगर आज जरूरत है तो हो सकता है 15 दिन बाद भी जरूरत हो या 1 साल बाद भी जरूरत हो। तो मुझे लगता है कि ये तर्क जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि इस महामारी के दौरान जब सब कुछ बंद हो गया था तो बहुत से कोचिंग सेंटर ऐसे भी है, मेरे एक मित्र है जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी की प्रमोशन के लिए नहीं बैठा हूँ, वो बाकायदा सिविल सर्विस की कोचिंग के लिए अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं। उन्होंने इस महामारी के दौरान ऑनलाइन कोचिंग सेंटर चलाए, बाकायदा ऑनलाइन बच्चों को कोचिंग दी, अपने नोट्स जो है उन्होंने ऑनलाइन जारी किए। तो इस तरह की गतिविधियां, टेक्नोलॉजी का उपयोग भी इसके अंदर हुआ है। तो हमें केवल ये समझना है कि केवल एक पक्ष पे विचार ना करें, हमें सभी पक्षों पे विचार करना पड़ेगा क्योंकि प्राथमिकता ये है कि इस वायरस पे पूरी तरह से काबू पा लिया जाए, ये वायरस हमारा दोबारा से वो नुकसान ना कर सके। और उसके साथ साथ जो छात्र हैं, जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना का चाहते हैं या जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सरकार बाकायदा उनकी इन डिमांड के लिए भी जागरूक और सचेत है। ऐसा नहीं है, किसी के साथ इस तरह की नाइंसाफी नहीं हो सकती जिस तरह के उसके भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ हो जाए या उसके भविष्य के साथ इंसाफ ना हो। इस तरह की कोई विचार, सरकार इसके ऊपर भी बहुत गंभीरता से विचार कर रही है।
चलिए, सुखवंत जी भी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, नेलो के प्रवक्ता हैं। सुखवंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सुखवंत जी, आज छात्रों के द्वारा एक तो ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री के नाम, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया कि एक तो उनको थोड़ा सा एज जो लिमिट है उसके अंदर छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के बीच में उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है और एज निकल रही है। दूसरा, वो ये भी कहते हुए नजर आए हैं, क्योंकि प्रभावित तो हो ही चुकी हैं जो पढ़ाई है, इसलिए कोचिंग संस्थानों को खोल देना चाहिए। इस डिमांड को और आज जो छात्रों की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया, इसको आप कैसे देखते हैं? आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं, सुखवंत जी। भाई, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और सभी साथियों को नमस्कार। देखो, छात्रों की इस मांग में निश्चित रूप से एक लॉजिक है। जब सरकार ने पिछले जो ईयर था उसको जीरो डिक्लेयर कर दिया और एक तरह से वो जीरो ही गया, क्योंकि छात्रों की ना तो स्कूल में पढ़ाई हो पाई, ना कोचिंग सेंटर में हो पाई, कहीं पर भी कुछ नहीं हो पाई, सिर्फ लोग जो है ना अपने घरों में बंद रहे। तो इस बात में तो बिल्कुल लॉजिक है कि एक साल उनकी जिंदगी का वैसे तो आगे चला गया, लेकिन उस साल में कुछ हो नहीं पाया, ना वो तैयारी कर पाए, ना स्कूल जा पाए, ना कुछ और एग्जाम में किसी में बैठ पाए। तो निश्चित रूप से हम इस मांग का समर्थन करते हैं कि छात्रों की जो मांग है कि उनकी 1 साल या 2 साल जो उम्र है उसको बढ़ाया जाए, और छात्रों की इस मांग में लॉजिक भी है। जहां तक दूसरी बात है, देखिए आयुष भाई, निश्चित रूप से ये एक वो है, स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य के बाद अगली चीज शिक्षा ही तो है ना। जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है, और जब एक बार स्वास्थ्य ठीक है, मान लिया महामारी है और बड़ी एक संकट की स्थिति पूरे संसार के सामने है, देश के सामने भी है, इन सब चीजों से कदम ताल करते हुए हमें शिक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक स्वास्थ्य के बाद शिक्षा ही है। अगर जीवन में वो चीज भी अगर नहीं ढंग से हो पाई, क्योंकि अब पिछले 2 साल में हमने देखा सरकार की जो जिस प्रकार से जो मैनेजमेंट है वो विफल हुई है, और छात्रों को और विशेष रूप से कोचिंग करने वाले छात्रों को बहुत परेशानियां इस मामले में आई हैं। आयुष भाई, उनकी हर बात का हम समर्थन करते हैं। लॉजिकल मांग है कि वो साल भी उनकी उम्र बढ़ाया जाए, उनकी उम्र को बढ़ाया जाए, और उसके साथ साथ इस प्रकार का अरेंजमेंट सरकार करके दे कि छात्रों को किसी प्रकार की भी कठिनाई इस महामारी के में ना आए, और इस महामारी को कंट्रोल करने में छात्रों का जो लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। ये सरकार का एक परम कर्तव्य है, उसकी परम ड्यूटी है कि वो इस प्रकार से इस महामारी को मैनेज करे कि सरकार समाज के सभी वर्गों को उसमें किसी प्रकार का भी नुकसान ना उठाना पड़े। आज प्राइमा फेसा या इस बार ये दिखता है कि छात्रों को नुकसान हुआ है, ना वो एग्जाम दे पाए हैं, ना स्कूल जा पाए हैं, और शिक्षा एक तरह से पिछले 2 साल से जीरो हुई। तो उनकी बात को बहुत सिंपैथेटिकल तरीके से सरकार को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। चलिए, इस बीच कुछ और मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय भी मैं करवा देता हूं। वेणु सिंगला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। वेणु सिंगला जी, आपका बहुत स्वागत है आज इस चर्चा में। जगदीप मलिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोचिंग सेंटर के संचालक हैं आप। जगदीप मलिक जी, आपका भी स्वागत। और कैलाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महासचिव हैं अभिभावक एकता मंच के। कैलाश शर्मा जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। जगदीप जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। आज स्टूडेंट की तरफ से डिमांड रखी गई, ज्ञापन सौंपा गया मुख्यमंत्री के नाम पे कि कोचिंग सेंटर्स को खोल देना चाहिए, और साथ ही साथ दिक्कत उनके सामने ये भी है कि एज निकल रही है, इसलिए एज को भी बढ़ाया जाना चाहिए। स्टूडेंट जो डिमांड कर रहे हैं उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा इसके ऊपर। जगदीप मलिक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी जी जी। जगदीप मलिक जी, मेरा सवाल आपसे है, और थोड़ा माइक पास ला करके बोलें तो आपकी ऑडियो स्पष्ट आएगी। आज जो डिमांड हो रही है, जो स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं, इसको कैसे देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स की इस डिमांड को? चूंकि कोरोना के बीच में सरकार के सामने भी बहुत चैलेंजेस हैं, चूंकि सेफ्टी प्रायोरिटी पर है, लेकिन पढ़ाई भी उनकी बाधित हो रही है। आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा। इंडियन ईस्ट की टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। लगभग पिछले 2 वर्षों से स्टूडेंट की पढ़ाई बाधित हो रही थी। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही अहम है। हालांकि बच्चे ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थान ऑनलाइन एजुकेशन के तहत बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं तथा अपने सीमित मात्रा में पूरी व्यवस्था कर रहे हैं ताकि बच्चों की शिक्षण प्रभावित ना हो सके। लेकिन फिर भी जैसे कि हम देखते हैं कि स्मॉल सिटीज में, गाँव में तथा बच्चों को टेक्नोलॉजिकल कम की नॉलेज होने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस उतनी प्रभावी नहीं हो पाती है। हालांकि सरकार का पक्ष भी ठीक है कि स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन मैं चाहूँगा कि दोनों का समन्वय बने तथा किसी तरह कम संख्या में तथा सभी व्यवस्थाओं को ध्यान रखते हुए मास्क, हाइजीन, सैनिटाइजर और डिस्टेंसिंग को
ध्यान में रखते हुए। जगदीप जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि प्रवीण जी ने भी अभी इस बात को कहा और कई बार हम लोग जब इस विषय पर चर्चा करने के लिए खासतौर से स्कूल कॉलेजेस के लिहाज से जब भी चर्चा हुई है तो उसमें ये बात उठी है कि टेक्नोलॉजी का सहारा इस समय इस दौर के अंदर लिया जा सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं, एक तो कंटेंट आप प्रोवाइड करा सकते हैं, ऑनलाइन आप क्लासेस कर सकते हैं, या फिर आप किसी और ऑनलाइन माध्यम से जुड़ करके भी उन सारी चीज़ों को आप कन्वे कर सकते हैं। उसमें प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम है, क्या ये नहीं हो सकता है? क्योंकि आपने भी कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों बेसिक ज़रूरत हैं, दोनों बहुत ज़रूरी हैं, तो स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। ऑनलाइन नहीं हो सकती क्या सारी व्यवस्थाएं? अगर हम फिजिकली ना अवेलेबल हों या ना जा पाएँ तो क्या ये प्रभावित होती हैं? क्या दिक्कत है इसमें? विषय ये है सर, ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल हैं और ये प्रभावी भी हैं, परंतु ये पूर्णतः प्रभावी नहीं है। हम ये नहीं कर सकते, ऑनलाइन क्लासेस कुछ टाइम के लिए तो पॉसिबल हैं, लेकिन ये पूर्णतः अगर कुछ वर्षों तक के लिए, हम 6 महीने, 1 साल, 2 साल, लगभग 2 साल होने पर, तो जो विद्यार्थी हैं उनकी समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से जब तक अपने टीचर से नहीं डिस्कस करते, वो पूरी क्लास के तहत। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या सर ये है कि टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट विद्यार्थियों को इतने क्लियर नहीं है, और गांव में, हम छोटे कस्बों में इतना हम नहीं पाते कि इंटरनेट कनेक्टिविटी भी इतनी अच्छी नहीं पाते कि जिससे ऑनलाइन क्लासेस भी सुचारू रूप से चल सके। चलिए, कैलाश शर्मा जी का भी मैं रुख कर लेता हूं। कैलाश शर्मा जी, महासचिव होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या वाकई में समय शैक्षणिक संस्थानों को और खासतौर से क्या कोचिंग सेंटर्स को खोलना अभी इस महामारी के बीच में आपको लग रहा है कि सही है? जो डिमांड आज की गई स्टूडेंट्स की तरफ से, कैसे देख रहे हैं इसको, खुलना चाहिए? सर जी, आपने बताया कि प्रदेश के 4 जिलों के विद्यार्थियों ने, छात्रों ने, कोचिंग सेंटर मालिकों ने विज्ञापन दिया। 22 जिले में से 4 जिलों की बात आपने की है। हमारी मंच की सभी 22 जिलों में इकाइयां हैं, मंच के पदाधिकारी हैं, हमारा सबसे संपर्क रहता है। किसी भी अभिभावक ने आज तक ये नहीं कहा कि कोचिंग सेंटर खोले जाएं। सभी अभिभावक चाहते हैं कि जब तक अभिभावकों को और उनके बच्चों को पूरी तरह से वैक्सीन ना लग जाए तब तक किसी भी हालत में उनको वो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में भेजने को तैयार नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि छात्र भी शामिल थे ज्ञापन देने में, ये वो छात्र हो सकते हैं जो इन कोचिंग सेंटर को लाभ पहुंचाते हैं या इनके समर्थक हैं, लेकिन मंच पूरे प्रदेश में अभिभावकों की तरफ से ये कहना चाहता है कि वास्तविक जो छात्र हैं या अभिभावक आज के हालत में ऐसे नहीं है कि वो कोचिंग सेंटर की मांग रखें। अभी कुछ दिन पहले भी संचालकों के दबाव में हरियाणा सरकार ने स्कूल खोल दिए थे या कॉलेज खोल दिए थे, बाद में उनको बंद करना पड़ा। मंच की यही मांग है कि सरकार धीरे धीरे सब चीजों की तरफ ध्यान दे रही है, लेकिन ये और चीजों की ध्यान कहते हैं कि सब चीज खोल दी। बच्चों का मामला बड़ा सेंसिटिव होता है और ये तीसरी लहर की आशंका, कभी तो इसको खारिज कर देते, कभी कह देते नहीं ये जरूर आएगी और वो युवाओं को प्रभावित करेगी। इसने अभिभावकों को बहुत डरा दिया है और प्रत्येक अभिभावक चाहता है कि पूरी तरह से वैक्सीन होने के बाद कोचिंग सेंटर खोले जाएं। दूसरी बात, ऑनलाइन पढ़ाई बड़ी अच्छी तरह से चल रही है और फरीदाबाद जिले में जहां मैं रहता हूं यहाँ पर भी कोचिंग सेंटर बड़ी उम्दा तरीका से कोचिंग क्लास दे रहे हैं और पेरेंट्स और खुश भी हैं और बच्चे ले भी रहे हैं। ये सिर्फ इनकी एक मांग है कि ये जो कॉमर्शलाइज जो बना दिया है एजुकेशन को, इसको ध्यान में रखते हुए कि ऑफलाइन बच्चे आएंगे तो इसे फीस भी मिलेगी, इन्हें स्वास्थ्य के, बच्चों के स्वास्थ्य से कोई लेना नहीं है। तो आज भी हम यही डिमांड करते हैं कि धीरे धीरे जितने भी संस्थान खोले जा रहे हैं और जिस क्षेत्र में खोले जा रहे हैं ठीक है, लेकिन कैलाश जी इसके साथ एक तर्क ये भी रहता है कि ठीक है, देखिए डिजिटल तो हर चीज हो रही है, उसके साथ लोग बदल भी रहे हैं, लेकिन एक तो समस्या ये है जो कि जगदीप जी ने बताई कि बहुत जगह पर अभी भी इंटरनेट की वो फैसिलिटी नहीं है कि आप उस तरीके से जो फिजिकली कर सकते हैं वो इंटरनेट के थ्रू हो जाए। वो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम होती है। एक घर के अंदर अगर एक स्मार्टफोन है तो उस समय पढ़ाना बड़ा मुश्किल है कि किसके हाथ में और कैसे उसको करें। दूसरी समस्या ये है, और अगर ऑनलाइन ही हर चीज का विकल्प है तो फिर तो ऑफलाइन की जरूरत ही नहीं है। ऑफलाइन जो संस्थान बने हैं वहां पर जो पढ़ाइयाँ होती रही उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता ही होगा। शायद उसी को आधार बनाते हुए ये लोग कह रहे हैं कि हाँ जरूरत है इस चीज की। हाँ, प्रोटोकॉल का पालन हो सकता है, वहां पर सुरक्षा हम उस पर तय कर सकते हैं मानदंड,
लेकिन ये कहना कि नहीं ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस तरीके से कर रहे हैं, ये तो गलत है ना कैलाश शर्मा जी। बिल्कुल सही बात हम आपको बता रहे हैं, ये विकल्प नहीं है ऑनलाइन का कि हर जगह आज भी जो 12वीं की या और जो भी ऑनलाइन क्लास चल रही है वो भी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। हम भी मानते हैं कि ऑनलाइन विकल्प नहीं है, लेकिन जब सरकार ने कुछ सोच कर तो बुलाया कि 15 तारीख को फिर एक तरह से बैठेंगे, बातचीत करेंगे, फिर खोलने के लिए व्यवस्था करेगी। लेकिन 15 तारीख आने से पहले ही दबाव डालना कि नहीं खोला जाए, सरकार भी कुछ सोच के ही बात कर रही है। और हमारी तो मांग है वैक्सीन लगवा दो, कोई मना नहीं करता, हम भी इस बात के लिए। लेकिन मैं ये 4 जिलों की बात कह रहे हैं, हम 22 जिलों से संपर्क है। हम नहीं कैलाश जी देखिए ये 4 का नहीं है, तो 4 हम लोगों ने तस्वीरें दिखाई, तस्वीरें और जगह की भी हैं। 4 तस्वीरें हमने दिखाई केवल इसलिए एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए कि हाँ चलिए ठीक है यहाँ 4 जगहों पर हुआ, बहुत जगह से ये डिमांड हुई है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ये इसलिए। और अगर स्टूडेंट इस डिमांड को उठा भी रहे हैं तो उनके भी तो पेरेंट्स हैं ना, और वो डिमांड कर रहे हैं तो सिर्फ ये कह देना कि कोचिंग से जुड़े हुए हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, इसको ऐसे मत ना करिए। मैं इस बात के लिए नहीं कह रहा, लेकिन पहले स्वास्थ्य भी तो बहुत जरूरी है सर। अगर खोल दिया जाए फिर बंद करने जाए, नहीं ये बात सही है, इससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं क्योंकि जिम्मेदारी सब तरफ से है ना, और इसीलिए चुनौती है। प्रवीण जैसे मैंने पहले ही ये सवाल किया था, मैं आऊंगा प्रवीण जी आपके पास। वेणु सिंगला जी भी वहां से जुड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। वेणु जी आज जो प्रदर्शन हुआ, या फिर हम प्रदर्शन ना कहकर उसको ये कहें जो ज्ञापन सौंपा गया कि भाई कोचिंग संस्थानों को खोल दीजिए, हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, आपको लग रहा है प्रैक्टिकली कि क्या इस समय इस दौर के अंदर या इस समय आपको मौजूदा स्थिति के अंदर लग रहा है कि ये सही हो सकता है कि समय कोचिंग संस्थान को खोला जाए, या सरकार का निर्णय सही है कि अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच में है, वो देख रहे हैं, उसके बाद इस पर कोई फैसला लेंगे? वेणु जी आपका रिएक्शन चाहूंगा। सरकार का जो निर्णय होता है सबसे पहले तो वही कहीं ना कहीं कभी अनप्लान्ड वे में होता है, कभी मंशा ठीक नहीं होती है, कभी उनके पास वो चीज ही नहीं होती है कि वो ठीक निर्णय ले सकें, तो जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है जनता को। आप ये देखिए कि कमी कहाँ आ रही है, कमी निर्णय में ही तो आ रही है कि कोई भी ये चीज जो करते हैं प्लानिंग से नहीं करते हैं। अब ठीक है इन्होंने लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू किया, महामारी का समय था, हम लोग सब इनके साथ थे कि किसी भी तरह से हमारी जनता की सुरक्षा जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। बार्स आप खोल सकते हैं, आप लेजर की चीजें खोल सकते हैं, विलासिता की चीजें खोल सकते हैं, वहां पर ये सब नहीं फैलेगा, कोरोना नहीं फैलेगा। जो हमारे बच्चे, हमारे देश का भविष्य और जियो पढ़ाई जिसके ऊपर हमारे देश का भविष्य डिपेंड है, वहां पर आप लोग अभी भी हम देख रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से लापरवाह है कि किस तरह से सरकार। आप ऑनलाइन की बात कीजिए, हम उसके फेवर में हैं, ऑनलाइन स्टडीज रही, कोरोना महामारी का समय था, बच्चे हमारे नहीं गए, लेकिन थोड़ा आप अपने इंतजामात ऐसे तो कीजिए कि ऑनलाइन के साथ साथ बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग भी मिलती रहे। आप देखिए इंडियन सिस्टम से हम जो अडेप्टेड थे, शुरू से जो हमारी आदत है वो एक आई कांटेक्ट से पढ़ने की आदत होती है, जितनी समझ हमें एक आई कांटेक्ट से आती है उतनी हमें ऑनलाइन नहीं आती। और दूसरी बात, जैसे मेरे एक भाई ने अभी कहा, सब जगह इंटरनेट की सुविधा अच्छी नहीं है, इंटरनेट के अलावा सब जगह सबके पास बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स नहीं है। घर में 4-4 मेंबर हैं, एक फोन है, अगर एक फोन बच्चा इस्तेमाल कर रहा है उसी टाइम उसके पेरेंट का कोई कॉल आ जाता है, तो बहुत सारी इस तरह की अड़चने आई हैं। या तो आपका ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता कि आपने इतना खुला सबको एक नेटवर्क की आप एक्सेस इतना अच्छा दिया हुआ है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, हर बच्चे के पास एक मोबाइल स्मार्टफोन सरकार की तरफ से दिया गया है ताकि उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई, तो हम भी मान लेते कि कोई बात नहीं कि भाई समय मुश्किल चल रहा है, आप घर बैठकर पढ़िए। आप इस तरह की समस्याओं से पहले तो लोग जूझ रहे हैं, दूसरा उनकी पढ़ाई का इतना नुकसान हो रहा है, तीसरा स्वास्थ्य तो खैर आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य के ऊपर हमारे देश में कि कितनी इनकी तैयारी है मेडिकल फैसिलिटीज की और मेडिकल हॉस्पिटल्स की, और कितना कैसे कोरोना को इन्होंने मात दी, कितना बुरा हाल और कितनी भयावह स्थिति हमारे देश में पैदा हुई। तो शर्म आई इस बात से भी कि जो हमारा देश हम लोग कहते थे विश्व गुरु है, सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा वैक्सीन हैं, तो वही सबसे ज्यादा उसमें कमी का हमें अभाव दिखा, हर चीज का अभाव दिखा। क्यों वैक्सीन बाहर भेज दी गई, वाहवाही लूटने चाहिए, एडवर्टाइजमेंट की गई, पब्लिसिटी की गई, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं, धरातल पर कुछ नहीं। तो इसी तरह से आज हमारे इन बच्चों का भविष्य जो है अधर में लटका पड़ा है। भाई देखिए पहले ही पढ़ाइयां नहीं है, पहले ही नौकरियां नहीं है। देखिए वेणु जी ये तो हो गया, आपने बता दिया कि चलिए ठीक है इनके पास प्लानिंग नहीं, लेकिन आप बताइए ना कि होना चाहिए, खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, एक अभिभावक होने के नाते अगर आप इसको बता पाए। या तो आप इतना कर दीजिए कि हर बच्चे के पास एक अपना पर्सनल
इंटरनेट फोन है, स्मार्टफोन है, या आप इतनी तैयारी अच्छी कीजिए कि कोचिंग सेंटर खुले और वहां पर हर तरह के एहतियात बरते जाएं। कोचिंग सेंटर तो खुलना चाहिए, लेकिन एहतियात वहां बरतना बहुत जरूरी है कि हर तरह से सैनिटाइजेशन, मास्क की, सोशल डिस्टेंसिंग की, हर तरह की सुविधा हो। आपकी प्लानिंग अच्छी हो, प्लानिंग अच्छी हो तभी तो आप देश को चला पाएंगे आगे। आप प्लानिंग ही तो नहीं कर पा रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स अगर खुलने चाहिए, इनकी गाइडलाइन है भाई, उसको फॉलो करवाने की भी जिम्मेदारी है, लेकिन वहां पर व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी कोचिंग सेंटर के जो संचालक है उनको निश्चित तौर पर लेनी पड़ेगी। और अगर वो ये कह रहे हैं कि खुलना चाहिए, वो इसके समर्थक हैं, तो फिर वो करके दिखाएं। ठीक है, चलिए प्रवीण जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। प्रवीण जी जवाब दें। देखिए आयुष, ऐसा है, जब इस विषय पे चर्चा शुरू हुई थी और जब मैंने देखा जैसे सतवंत जी INLD के प्रवक्ता बहुत बेहतर बात कर रहे थे, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा विषय था और शिक्षा से जुड़े विषय पे मुझे लगता है राजनीति कम, संजीदगी ज्यादा होगी। लेकिन कांग्रेस वाली बहन जी ने जिस तरह की बात की, देखिए ये कह रही हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलने चाहिए। आप हरियाणा में बैठ के ये बात बहन जी कह रही हैं, तो आप अशोक गहलोत जी को कह देते कि वो कोटा के अंदर खोल देते, उन्होंने बंद भी कर रखे हैं। बहन जी आप यहाँ हरियाणा में बैठ के ये बात कह रहे हैं, लेकिन पंजाब की सरकार तो आज तक इस वक्त तक भी 12वीं की परीक्षा पे निर्णय नहीं ले सकी। अभी तक भी आप हमें कह रहे हैं कि हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। मैं राजनीति का विषय नहीं मानता था, लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ, जिस आपने वैक्सीन की बात की बहन जी, आपकी पंजाब सरकार ने वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल को बेची है। राजस्थान सरकार ने वैक्सीन को खड्डों में दबा के वेस्ट किया है। छत्तीसगढ़ ने 37% वैक्सीन वेस्ट की है। जो वैक्सीन आपको दी गई थी, आपने वो वैक्सीन तक नहीं लगाई, क्योंकि आपने वैक्सीन नहीं लगाई, इस वजह से कोरोना फैला। ये आपकी साजिश थी। मैं नहीं चाहता था इस विषय पर राजनीति करना आयुष, लेकिन बहन जी ने जिस तरह से विषय को डाइवर्ट किया, मुझे लगा इनको आईना दिखाना जरूरी है। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। ठीक है आयुष, यहाँ पे दो बातें हैं। एक, जो हम व्यापारिक दृष्टिकोण की बात करें, दूसरा हमें सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें। बाकायदा एक SOP कोरोना के ऊपर जारी हुई, जिस SOP के तहत धीरे धीरे सभी प्रदेश सरकारों ने अनलॉक करना शुरू किया। लेकिन हमें दो चीजें जानना बड़ा जरूरी है, मुझे लगता है बहन जी के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब सेकंड वेव के अंदर पॉजिटिव रेट बढ़ना शुरू हुआ, तो मुख्यमंत्री मैदान में उतरते हैं। ग्रामीण हरियाणा स्वास्थ्य जांच योजना के नाम से योजना लॉन्च की जाती है। 8000 टीमें तैयार की जाती हैं, घर घर जाके ग्रामीण क्षेत्र में स्क्रीनिंग की जाती है। आज की जो मैं जिस वक्त बात कर रहा हूँ, लगभग 1,85,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। उद्देश्य केवल एक आयुष कि 14 तारीख से पहले सबकी स्क्रीनिंग हो जाए। सरकार के पास इस बात की जानकारी हो कि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसका तुरंत इलाज हो, जिससे कि हम इस कोरोना पे अपना कंट्रोल कर सके। जैसा मैंने पहले बताया कि 14 तारीख की स्थिति का आकलन होगा, उस वक्त स्थिति क्या कहती है इस महामारी के विषय में, उसके बाद ये निर्णय किया जाएगा। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो यहाँ पे एक बात का और जिक्र हो रहा था कि साहब देखिए इंटरनेट की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि मैं इंटरनेट के बारे में इसलिए बहुत बेहतर जानता हूं कि मेरा व्यापारिक संबंध इंटरनेट के साथ है। हरियाणा प्रदेश के अंदर इंटरनेट की स्पीड व्यवस्था का कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पॉकेट के अंदर टावर गैप की वजह से कहीं ना कहीं हल्की फुल्की स्पीड इफेक्ट हो, वरना हरियाणा प्रदेश और पंजाब में इंटरनेट समस्या नहीं है, ये बात मैं जानता हूँ। लेकिन मैंने जैसे कि पहले उदाहरण दिया, अब मैं नाम ले देता हूँ। स्टडी IQ करके ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस चलाते हैं डॉक्टर महिपाल राठौर। आप देखिएगा ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, सिविल सर्विस के लिए कोचिंग देते हैं, बाकायदा अपने नोट्स पेन ड्राइव में बना के छात्रों को बाय पोस्ट भेजते हैं। वो भी ऑनलाइन कोचिंग चल रही है और आज से नहीं चल रही है, ऐसा नहीं है। जब कोरोना की पहली वेव आई थी तब से ऑनलाइन कोचिंग चल रही है उनकी। मेरा केवल इतना कहना है कि छात्रों के भविष्य की चिंता करना हमारा दायित्व है और हम भी ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के छात्रों का भविष्य उज्जवल हो, छात्रों को बेहतर मौके मिले, लेकिन उनके जीवन की रक्षा करना हमारा प्रथम दायित्व है कि उनको इस महामारी की वजह से कोई नुकसान ना हो जाए। इसलिए मैंने ये कहा था कि 14 तारीख को स्थिति का आकलन करके इस पर फिर विचार किया जाएगा। नहीं, लेकिन प्रवीण जी अगर देखिए स्थिति का आकलन करने के बाद भी आप इस निर्णय पर नहीं पहुंचते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा जल्दबाजी है या हाइपोथेटिकल भी इसको आप कह सकते हैं, लेकिन अगर मगर पर तो चीजें होती हैं। अगर नहीं पहुंचते हैं तो इनकी उम्र जो निकली जा रही है, जिसको लेकर वो डिमांड कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा हमको इसमें कुछ बढ़ा दीजिए इसको, चूंकि हम बहुत पहले से परेशान हो रहे हैं, क्या इस पर विचार कर सकती है सरकार?
नहीं, देखिए मैंने पहले जैसे कहा कि हमारे प्रदेश के युवाओं का उज्जवल भविष्य हो, ये हमारी सोच है। और इसी में ये आ जाता है कि किसी भी युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से सचेत है और सरकार ऐसा निर्णय लेगी कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे। ठीक है सुखवंत जी, प्रवीण जी ने जो बातें कही उससे इत्तेफाक रखते हैं। आपको लग रहा है कि अभी हाँ थोड़ा सा इंतजार और कर लेना चाहिए, बहुत ज्यादा हड़बड़ी की अभी जरूरत नहीं है? देखिए आयुष भाई, मैं प्रवीण जी की कुछ बातों से सहमत हूँ, कुछ बातों से सहमत नहीं। जिन बातों से सहमत नहीं हूँ, देखो पिछले 2 साल तो निकल चुके ना। अब यहाँ पे बैठ के प्रवीण जी साफ ये क्यों नहीं कह देते कि ठीक है जी, सरकार इस बात पर विचार तो नहीं निर्णय लेगी कि 2 साल जो जीरो ईयर एक तरह से चले गए स्टूडेंट्स के लिए, उनकी उम्र बढ़ाने का काम करेगी। ये चीज तो हो चुकी है आयुष भाई, इसमें तो कोई इफेक्ट बट नहीं है। ठीक है, आप कोचिंग सेंटर को खोलना है कि नहीं खोलना है, वो उस स्थिति का एनालिसिस आप 14 तारीख को कर लें, वो ठीक है। और मैं इस बात पर भी सहमत हूँ कि स्वास्थ्य पहली चीज है, लेकिन आयुष भाई शिक्षा भी मानसिक स्वास्थ्य का ही एक पार्ट। शिक्षा जो है मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आती है, तो उस चीज का भी सरकार को मैनेज करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि प्रवीण जी ने अभी लंबी चौड़ी तकरीर दी, उस तकरीर में आप प्रवीण जी यहाँ पे बैठे हैं, वो ये बता दें कि इस कोरोना महामारी को इरेडिकेट करने के लिए या इसको समाप्त करने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या कदम उठाए। आयुष भाई, ये हरियाणा प्रदेश के लोगों की अपनी प्रतिरोधक क्षमता रही जिसकी वजह से उन्होंने मुकाबला किया। अब एक समय पे हमने देखा कि किस प्रकार के ऑक्सीजन के गैस के सिलेंडर भी हॉस्पिटल्स में नहीं मिले, किस प्रकार से अफरा तफरी इस प्रदेश में मची। और ये कह रहे हैं कि सरकार कटिबद्ध है और मैनेज करेगी और स्टूडेंट के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेगी। आयुष भाई, किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी व्यक्ति का उज्जवल भविष्य उसके साथ शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब वो विधिवत रूप से शिक्षा को ग्रहण कर लेगा तो ही उज्जवल भविष्य की तरफ जाएगा। पिछले 2 साल जो निकल चुके स्टूडेंट्स के, उनके बारे में सरकार को तुरंत निर्णय करके उनको 0 ईयर डिक्लेयर करके स्टूडेंट्स की 2 साल की उम्र बढ़ा देनी चाहिए। निश्चित रूप से ये फैसला तो सबसे पहले सरकार को किया जाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स अपने भविष्य के प्रति इस बात के लिए आशंकित ना हो कि उनके 2 साल बेकार चले गए। अगली चीज ऑफलाइन की है। जी प्रवीण जी, मैं आऊंगा, कंप्लीट हो जाए। मैं 10 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ आयुष भाई। उसके बाद ये है कि ये एनालिसिस करें, 14 को करें, 28 को करें, कब भी करें। वैसे तो निर्णय की स्थिति में सरकार हमेशा रहती है, ये किसी भी चीज का निर्णय कर नहीं पाते माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन फिर भी हमारी आशा है कि ये स्टूडेंट के, क्योंकि स्टूडेंट का भविष्य तो एक दिन के ऊपर टिका होता है, और ये एक निर्णय लेंगे। और ऑफलाइन इस महामारी के जो जितने भी जो पैमाने हैं, जो मेजरमेंट हैं, जो प्रिकॉशंस के, उनको ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन भी ये चालू करेंगे। क्योंकि मैं वेणु सिंगला जी की उस बात से सहमत हूँ कि हर जगह ऑनलाइन एजुकेशन पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ऑफलाइन के बगैर एक स्टूडेंट उस बात नहीं, लेकिन सुखवंत जी उससे इनकार कहाँ किया प्रवीण जी? बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग आकलन तो पहले कर लेना, कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं होना चाहिए। शिक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जान रहेगी तो हम फिर भी पढ़ेंगे। जान है तो जहान है ना, इसलिए वो इंश्योर हो लेना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में फैसला लें, फिर आप ही लोग टांग खींचेंगे कि भाई देखिए इन्होंने नहीं समझा। जगदीप जी, चूंकि अभी अभिभावक एकता मंच की तरफ से बात कही गई कि देखिए आप लोग कहीं ना कहीं अपना जो स्वार्थ है वो साधने की वजह से भी चाह रहे हैं कि जल्दी खुल जाए, जबकि अभी ये जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, और अभिभावक तो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके बच्चे जाएं। जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि अभिभावक नहीं चाहते कि बच्चे संस्थानों में जाएं, ऐसा नहीं है। मैं भी बहुत से और हमारे बहुत से साथी अन्य डिस्ट्रिक्टों में भी बहुत से अभिभावकों के संपर्क में है, तो ये चाहते हैं कि उनके बच्चों की शिक्षण सुचारू रूप से चल सके। हालांकि हम ये सभी मानते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क, सैनिटाइजर, हाइजीन का ध्यान रखा जाए, और सभी रूल्स को पालन करते हुए सीमित संख्या में इस तरह से समन्वय बनाया जाए, विद्यार्थियों का शिक्षण भी प्रभावित न हो और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो जगदीप जी 14 तारीख तक इंतजार कर लिया जाए। सरकार तो कही रही है कि वो आपका भी हित सोच रही है और बच्चों का भी हित देख ही रही है, लेकिन इंतजार तो करना पड़ेगा ना उसके लिए, और सरकार आकलन भी करेगी उसके बाद ही कोई निर्णय होगा ना। ये जल्दबाजी क्यों हो रही है? बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं है सर, 2 सालों से जल्दबाजी नहीं है। बच्चे भी इंतजार में है, सभी भी इंतजार में है, हम भी 10 दिन भी, 15 दिन, 20 दिन, महीना इंतजार करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन चाहते हैं कि कम से कम सरकार की तरफ से एक दिन तो दिखे कि इस पे कोई निर्णय आने की संभावना है।
कि सरकार इस विषय में कुछ सोच रही है। कम से कम बच्चों की जो ओवरेज हो रही है, वो ईयर्स जो निकल रहे हैं उनको बढ़ाया जा रहा है, और कंपटीशन एग्जाम की, और मतलब एक विल पावर तो दिखे कि सरकार का इस तरफ ध्यान भी है। बाकी हम समझते हैं कि सरकार की भी अपनी बंदिशें हैं और स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन सरासर ये कह देना कि इंटरनेट से हरियाणा और पंजाब में सभी जुड़े हुए हैं और किसी भी तरह की शिक्षण की ऑफलाइन की जरूरत नहीं है, मैं इसे इतने मानता। हालांकि मैं इसे राजनीतिक नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी पक्ष विपक्ष की बातों में मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान दे, प्रशासन ध्यान दे और समन्वय का रास्ता निकालते हुए बच्चों के। चलिए कैलाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जगदीप जी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही मुझ तक। कैलाश जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अब तो कोचिंग सेंटर इसकी कोरोना की वजह से बंद है। कोई भी संचालक ये लिखित में देने को तैयार नहीं है कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई भी हादसा हो गया, कोरोना संक्रमित हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। जितने भी कोचिंग सेंटर खुले हैं वो व्यावसायिक आवासीय स्थानों पर खुले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 26 मई 2019 को सूरत में इसी तरह के अग्निकांड हो गया। उसमें 21 बच्चों की मौत हो गई, काफी बच्चे कूद के चले गए। ये सब आवासियों में है, ये किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं। तो सर्वप्रथम तो हमारे मंच की यही मांग है कि जितने भी कोचिंग सेंटर हैं खुले हुए हैं, सरकार ये देखे कि क्या वास्तव में वो वैलिड है, उनको लाइसेंस मिला हुआ है कि नहीं, क्या वो उन लोगों का पालन करते हैं, जो शर्तों को पालन करते हैं जो उनके लिए बनाई गई है। पहली बात तो ये देखे जाए। अवैध भी कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, तो जब ये उससे पहले भी ये किसी नियमों को नहीं मानते और बच्चे जब एक वो चलाते हैं, सेमेस्टर सिस्टम चलाते हैं, क्लास वाइज चलाते हैं, तो काफी बच्चे नीचे इंतजार करते हैं। जब पहला बैच खत्म होगा तो दूसरा बैच नीचे खड़ा हो जाएगा, जगह इनके पास होती नहीं है। तो ये भीड़ भाड़ पैदा करने के लिए क्यों ऐसी बातें पैदा कर रहे हैं कि भाई इनके पास जगह होती नहीं है, एक एक कमरे में काफी पढ़ाते हैं। तो पहली बात तो मैं इससे ये कहता हूँ कि रुकिए, अभी सबको वैक्सीन लग जाए, सारी व्यवस्था ठीक हो जाए, गाइडलाइंस पूरी हो जाए, और अगर खुदते भी है कोचिंग सेंटर तो कम से कम हमारी मांग है कि एक बेंच पे एक स्टूडेंट बैठे, बाकी तरह उनकी सैनिटाइज हो जाए, बाकी बच्चों नहीं की नहीं कैलाश जी, देखिए ये नियम तो तय हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई हर्डल है, लेकिन हाँ उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, प्लानिंग उसकी क्या है, उसी पर तो चर्चा है ना। वेणु सिंगला जी, प्रवीण जी ने एक प्रश्न उठाया और खासतौर से चूंकि उन्होंने कोटा का जिक्र किया। कोटा सब जानते हैं हब है, लेकिन वहां पर भी आप लोग, चूंकि कांग्रेस की आपकी खुद की वहां पे सरकार है, आप लोग भी तो वहां पर देख रहे हैं ना, इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो आप लोग के लिए प्राथमिकता पर है। वही चीज खट्टर साहब भी सोच रहे हैं, सिर्फ राजनीति करने के लिए कहना है कि इनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। वेणु जी जवाब दें इस बात का। जी, मैं ना आपकी बिल्कुल जो इतनी डिबेट हुई है आवाज सुन नहीं पाई किसी की भी, मुझे क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, जो मुद्दा है, जो मेरा पॉइंट है वो यही रहेगा कि सबसे पहले हमारी प्राथमिकता स्वास्थ्य है, हमारे बच्चों की जान है। लेकिन स्वास्थ्य, जैसे मेरे अभी एक भाई ने कहा, मानसिक स्वास्थ्य भी एक स्वास्थ्य ही होता है। और अगर हमें हमारे देश को आगे चलाना है तो जो हाल आज हमारे देश का है, बेरोजगारी का है, यदि हमारे युवा पढ़े लिखे नहीं होंगे, यदि हमारा फोकस उस पर नहीं होगा, यदि हम शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, और ध्यान देने के बहुत से तरीके हैं। जैसे अभी कृष्ण लाल जी जो हैं अभी कह रहे थे कि वैक्सीन जब सबको लग जाएगी तो सब खोल देंगे। भाई कब लगेगी? अगर इस तरह से हम लोगों ने पेशेंस रखी और जिस रफ्तार से वैक्सीन लग रही है तो 10 साल सबको वैक्सीन नहीं लगने वाली है। तो अगर इस तरह से चलेंगे तो हमारे देश का भविष्य तो अधर में लटक रहा है। आप देख रहे हैं कि किस हद तक बेरोजगारी, हरियाणा नंबर 1 हो गया है बेरोजगारी में, और आंकड़े गलत दिखा देते हैं अखबारों में कि कोरोना से पहले बेरोजगारी इतनी थी और कोरोना काल में बेरोजगारी घट गई। सबसे बड़ी मजाक की बात जो चल रही है, आप देखिए कि किसी भी तरह से सरकार का जो मंशा है वही ठीक नहीं प्रतीत होती हमें, तो कि उनको तो केवल सत्ता चाहिए। आप ये देखिए कि पॉलिटिकल नियुक्तियां कर देते हैं, वो चेयरमैन बना देते हैं इस बीच में, लेकिन सरकारी नियुक्तियां, सरकारी नौकरियां, उनके लिए उनके पास कोई टाइम नहीं है, और जो लगे हुए हैं उनको भी हटा दिया गया। बहुत ही मिसमैनेजमेंट है, बहुत ही बुरा हाल है, किसी तरह से कोई व्यवस्था नहीं है। हर कोई आपका साथ देने को तैयार है, हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमारे देश का सवाल है, हमारे प्रदेश का सवाल है। आप बताइए कहाँ आपको सुझाव चाहिए, कहाँ आपको मदद चाहिए।
लेकिन केवल अपने फायदे के लिए और केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए आप लोगों ने जो मैंने पहले भी यही बात दोहरा रही हूँ, जो भयावह स्थिति पैदा हुई हमारे देश में केवल आप लोगों की लापरवाही से, जो आप लोगों ने बंगाल चुनाव का जो आप लोगों ने कांड इतना बड़ा खड़ा कर दिया हमारे देश में, तो उसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। अब आगे तो सारी व्यवस्था खराब होती चली जा रही है। बिल्कुल मानते हैं हम भी कि बच्चों का स्वास्थ्य तो बहुत जरूरी है, जाएंगे तो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, मानते हैं हम इस बात, लेकिन आप व्यवस्था कीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर सही कीजिए, आप जो नहीं तो लेकिन वेणु जी उससे कहां वो इनकार कर रहे हैं। प्रवीण जी फिर अभी उसी बात को दोहराएंगे। चलिए प्रवीण जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए ऐसा है, मैं अच्छा हुआ बहन जी ने खुद ही जिक्र छेड़ दिया। आज बहन जी ने देखिए फिर से डाइवर्ट किया और बहन जी ने जिक्र करना शुरू किया बेरोजगारी का, और बहन जी कह रही है कि साहब देखिए हरियाणा के अंदर बेरोजगारी। बहन जी लगभग वही शब्दों का प्रयोग कर रही हैं जो झूठों के सरदार रणदीप सुरजेवाला जी 2 दिन पहले करते। मैं देखिए आयुष हो क्या रहा है, एक संस्था है जिसका नाम है CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और ये एक प्राइवेट संस्था है। इस संस्था के जो MD हैं उनका नाम है महेश व्यास। महेश व्यास पी चिदम्बरम साहब के सहायक रहे हुए हैं, 2019 कांग्रेस की चुनाव मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर रहे हुए हैं, सोनिया जी की द्वारा बनाई गई कमेटी के अंदर एडवाइजर रहे हुए हैं। वो एक प्राइवेट संस्था चलाते हैं और वो लगातार एक झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं कि हरियाणा में 27% बेरोजगारी है, हरियाणा में 28% बेरोजगारी है। मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले स्पष्ट करते हैं कि जो NFSO के हिसाब से हरियाणा के अंदर 5% के लगभग बेरोजगारी है, और वो भी रोटेशन में। बहुत से युवा ऐसे हैं जो एक छोटी नौकरी कर रहे हैं लेकिन वो उसमें संतुष्ट नहीं है और बड़ी नौकरी की प्राप्ति के लिए अप्लाई करते हैं, तो पूर्णतः बेरोजगार तो वो भी नहीं है। लेकिन हमारे कांग्रेसी मित्र उस CMI के झूठ के ऊपर एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं। अब इन्होंने देखिए क्या कहा कि देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव, इनसे पूछिए कि चुनाव के दौरान राहुल गांधी केरला में क्या कर रहे थे, केरला में जो रैली कर रही थी वो किस बात के लिए थी, केरला के अंदर वो जो पुशअप मार मार के अपने 6 पैक ऐप दिखा रहे थे वो किस लिए दिखा रहे थे, केरला के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर किस लिए कूद रहे थे, प्रियंका गांधी असम के अंदर बिना मास्क के जो डांस कर रही थी भीड़ में वो किस लिए कर रही थी। मैं चाहता नहीं था इन विषयों का जिक्र करना, लेकिन कांग्रेस का केवल एक एजेंडा है, झूठ और फ्रेड के जरिए अपने प्रोपेगेंडे को फैलाओ। यही वही कांग्रेस है जिसने लगातार वैक्सीन पे सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कोवैक्सीन को डिस्कार्ड कर दिया, पंजाब सरकार ने मना कर दिया कोवैक्सीन नहीं यूज करेंगे, राजस्थान सरकार ने मना कर दिया कोवैक्सीन यूज नहीं करेंगे, और बाद में यही लोग ये आवाज उठानी शुरू कर दी कि साहब हमें तो वैक्सीन नहीं मिल रही है। मैंने आंकड़े दिए थे आपके यहाँ कि वैक्सीन होने के बावजूद इन सरकारों ने उसका उपयोग नहीं किया, वैक्सीन को खराब किया, वैक्सीन को वेस्ट किया, क्योंकि केवल एक एजेंडा था कि किसी तरह से सरकार की वैक्सीनेशन जो प्रणाली है इसकी रफ्तार को कम करो, और इस एजेंडे के ऊपर कांग्रेस चलती रही। अब मैं बात करूंगा NLD वाले भाई साहब। NLD वाले भाई साहब ने 2-3 बातें की। वो कहते हैं साहब देखिए कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की बहुत समस्या रही। मैं मानता हूँ आयु, जब कोरोना महामारी की सेकंड वेव का दबाव स्वास्थ्य सेवाओं पे पड़ा, हमारे सामने ऑक्सीजन की समस्या खड़ी हुई। 900 मीट्रिक टन जहां पूरे देश भर में ऑक्सीजन की रेगुलर डिमांड थी, वो डिमांड तुरंत 9000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई, और इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 900 मीट्रिक टन की डिमांड को 9000 पहुंचने पे भी 9000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का इंतजाम किया। हरियाणा प्रदेश में उन्होंने पूछा कि साहब आपने कोरोना के लिए क्या किया। देखिए हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि जब स्वास्थ्य सेवाओं पे बहुत ज्यादा दबाव आया तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं फील्ड में उतरे। जब हिसार के अंदर हॉस्पिटल का उद्घाटन करने गए थे वो इसीलिए करने गए थे, पानीपत में तुरंत हॉस्पिटल बनवाया तो इसीलिए बनवाया, गुड़गांव में हॉस्पिटल बनवाया गया था इसीलिए बनवाया गया था। और दूसरी बात वाली बात आप तो खुद ही खोल रहे हैं कि क्या समझदारी की CM साहब ने की हिसार में वो हॉस्पिटल खोलने गए। जी बिल्कुल गए, क्योंकि जनता की जरूरत थी, वो हॉस्पिटल जो जनता की बहुत बड़ी जरूरत थी, जनता की जरूरत थी। तो जैसे आप लेकिन आप लोगों ने वहां पर क्या किया वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ बहन जी सुन तो लीजिए, बहन जी से पहले परेशान होने लगे, सुन तो लीजिए पूरी बात, बहन जी पूरी बात सुन लीजिए ना। उद्घाटन भी अरे बहन जी पूरी बहन जी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप बताइए जरूरत क्या जाने की, छात्रों की भीड़ जुड़ाने की और कि वो जनता के बीच में जाए ऐसी परिस्थिति में आपकी तरह कंडीशन कमरे में बैठना उनकी जिम्मेवारी नहीं है। उनकी जिम्मेवारी ये है कि ऐसे हालात
चलिए प्रवीण जी, अपने पास समय नहीं, आप लोग की नहीं, आरोप प्रत्यारोप के बीच आज चर्चा में यही समाप्त करूंगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि सरकार को भी ये देखना है, क्योंकि जो डिमांड स्टूडेंट्स की तरफ से की जा रही है, प्रायोरिटी भी सरकार को तय करनी है और ये भी देखना है कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी शिक्षा भी प्रभावित ना हो। अब इसका रास्ता सरकार कैसे निकालती है ये देखना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे, क्योंकि दमदार इम्यूनिटी के लिए जरूरी है सही वजन भी, जो देता है एंड्योरा मास। गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं जिन्होंने अब तक हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया? प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनिए। PolicyBazaar.com पर 15 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स कंपेयर करके घर बैठे खरीदिए। PolicyBazaar.com पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। अब हर किसान मुस्कुराएगा जब खेतों में सुपर 82 और सुपर 99 बाजरा लहराएगा। सुपर 82 यानी तुरुप का इक्का, कम पानी व बिरानी में भी कामयाब। 65 से 70 दिनों में पक कर दे अधिक पैदावार। सुपर 99 ऊंचा कद, ठोस व मजबूत सिट्टे। 80 से 85 दिनों में दे दूसरों से ज्यादा पैदावार। सुपर सीड्स द्वारा निर्मित सुपर 82 व सुपर 99 हाइब्रिड बाजरा, जैसा चाहा वैसा पाया। हमें चाहिए कंफर्टेबल स्कूल शूज। यही चाहिए तो चलो मेरे साथ। वेलकम टू टुडे शू लैब, एक्स्ट्रा कंफर्ट विद ड्यूरोफोम टेक्नोलॉजी, एंटी स्किड सोल। बोलो बोलो, तुम्हें क्या